को पैराग्राफ दे रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन आवर लिव्स इन द फॉलोइंग वेज. बैक्टीरिया क्यूज द डेके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. आगे रीड करते हैं इसको. Bacteria are used in the production of vinegar, curd, cheese, etc. Bacteria are used in sewage disposal elements. Some other microorganisms like viruses, fungi, yeast are also used to produce valuable medical, agricultural and industrial products like antibiotics, alcohol in breweries and also used in baking industry. तो इसमें बता रखा है कहाँ कहाँ हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इन पर बेस्ड कुछ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको रीड करते हैं फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं. द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड. कौन से माइक्रोब्स होते हैं वे, तो कौन से होते हैं वे, सेप्रोट्रोप्स होते हैं. सेकंड देखते हैं द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. कौन से होते हुए, राइजोबियम. इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड देखेंगे द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज फ्रॉम द मिल्क. वे बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रोडक्शन में, कर्ड और चीज़ के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो वे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस. वे बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड और चीज़ निकालते हैं किसमें से, दूध में से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो. फोर्थ है हमारा द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ब्रीवरीज इंडस्ट्री. अब वे माइक्रोब बतानी हमने जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन से होते हैं वे, ईस्ट होते हैं. तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा. आगे 13 क्वेश्चन रीड करते हैं, ये आपके 6 मार्क्स के हैं. 13 है हमारा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. अभी उन पिछले उसमें देखा था हमने वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, किससे हमें क्या मिलता है, किस लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं. इसमें क्या है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं हमारे जीवन के लिए, फॉर अवर हमारे इन्वायरमेंट के लिए एंड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ये तो नहीं होता कि सभी जो ज़रूरी होते हैं तो उनकी कुछ कमियां भी होती हैं, वो हार्मफुल भी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो बीमारियों के भी कारण बनते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड एंड क्योज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग भी कर देते हैं वो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स. दस देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर सेल्फ एंड अवर इन्वायरमेंट फ्रॉम वेरियस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. तो इन पर बेस्ड अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देखते हैं. फर्स्ट हमारा द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योजिंग डिजीज आर कॉल्ड एज. और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताने जो कि डिजीज फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो वे कौन से होते हैं, पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी फैलाने के कारण बनते हैं. सेकेंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्टियस डिजीज क्योज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसी डिजीज बतानी इन्फेक्टियस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण होती है. कौन सी होती है वो, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, पोलियो, डेंगू, ये सब इन्फेक्टेड डिजीज नहीं होती. तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस. थर्ड है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्योज्ड बाय अ वायरस. ऐसी डिजीज का नेम बताना जो कि वायरस से होती है. तो कौन सी होती है वो, हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस ऐसी डिजीज होती है जो किससे होती है, वायरस से होती है. फोर्थ हमारा द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज लिविंग ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट इज. तो क्या है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना है जो कि होस्ट के अंदर रहने पर ही क्या होता है, जीवित रहता है वो. तो कौन सा होता है, वायरस होता है वो. वायरस ऐसा होता है किसी की बॉडी में जाने पर ही वो एक्टिव होता है, नहीं तो उसका कोई जीवन नहीं होता. आप जैसे इसको कोरोना को भी ले सकते हो कि पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर जाता है तो अपना एक्टिव हो जाता है, वो अपना रूप ले लेता है, जिससे फिर वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए. तो वो क्या होता है, एक वायरस ही होता है. ओके, आगे देखते हैं.
14 में ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, ये बताना आपको, इनका आंसर देना है। तो ये आपको नीचे अलग अलग फिल करना, आपको आंसर देना है, मैं इसी में करा रही हूँ आपकी। हार्डनेस मेटल्स की क्या होती है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्ड होते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आप देख लेना, कोई भी मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। मेलिएबिलिटी क्या होती है, यानी किसी जो पीटने पर जो टूटे ना, वो मेलिएबिलिटी बोलते हैं उसको। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, क्योंकि वो टूटते नहीं हैं आसानी से, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, मेटल्स में यस आ जाएगा इसका, और नॉन मेटल्स नो। रुक जो साफ साफ लिख देती हूँ मैं एक बार वैसे बता देती हूँ आपको। डक्टिलिटी क्या होती है, जो कि थीन वायर में कन्वर्ट हो सके। तो मेटल क्या थीन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी सुनार कितने पतले पतले तार आपकी बालियाँ बना देता है इनसे, तो ये डक्टिलिटी होती है इनमें। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसमें भी क्या आ जाएगा, यस। नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको समझ आ गया होगा मेटल्स की हार्डनेस में कैसा होता है, मेटल हार्ड होते हैं। रुक जो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबल होते हैं मेटल्स, क्योंकि वे टूटते नहीं है पीटने पर भी। जैसे सोना चांदी को वो सुनार कितनी पीटता है, उनको मारा जाता है शेप देने की, बारीक से बारीक शेप देने के लिए, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, वो क्या अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। लेकिन नॉन मेटल होते वो जल्दी टूट जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा, नो भी लिख सकते हो आप। और मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल नहीं होते। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते। तो यहीं आपको नीचे लिख देना आपने अच्छी तरह अलग अलग करके, मैंने यहीं पर समझा दिया आपको। आगे देखते हैं, चलो आगे 15 क्वेश्चन देखते हैं हम। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब यहाँ पर भी किसी का जिक्र हो रहा है, मेटल नॉन मेटल का, यूजफुल होते हैं बहुत सारी ये। मेटल्स आर यूज टू मेक कुकिंग वेयर्स, इन मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्रीज एक्सेट्रा, यहाँ इनका यूज होता है। शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरीज फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इनसे ज्वेलरी बनती है, वायर बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नॉन मेटल्स आर यूजफुल फॉर सो मैनी पर्पजेज लाइक द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, निट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये नहीं है कि ये मेटल यूजफुल है अकेले, नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे काम होते हैं। ये भी निट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल होते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एज रॉकेट फ्यूल टू मेक पेंसिल, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्रिक एसिड। तो इन पर ही बेस्ड हमारे क्वेश्चन है कुछ, वो देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेटल विच इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन आंसर है इसका, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो अच्छे से समझ लेना इसको। तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा कौन सा, कॉपर मेटल का हम यूज़ करते हैं वायर, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। ओके, सेकंड देखते हैं द मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी। अब ये भी बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, सभी पहनते हैं ज्वेलरी, तो ये भी पता होगा किससे बनता है वो, गोल्ड या सोना या चांदी। तो गोल्ड एंड सिल्वर, इससे क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं द नॉन मेटल्स विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स आर। ऐसे नॉन मेटल्स बताने जिनसे फर्टिलाइजर बनाया जाता, खाद बनाया जाता है। तो कौन से होते हैं वो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जैसे नॉन मेटल होते हैं जिनसे फर्टिलाइजर बनाने में यूजफुल होते हैं ये। ओके, द नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऐसा नॉन मेटल बताना है जिससे पानी प्योरीफाई किया जाता है जिससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है
जो पानी को साफ करता है, क्लीन करता है उसको। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छी तरह, आपने बहुत सारा नया सीखा होगा, रिवीजन हो गई होगी आपकी, क्योंकि आपने अपने चैप्टर अच्छी तरह रीड कर लिए होंगे, सारा सिलेबस आपको पूरा हो गया होगा। तो अब क्या टाइम है, रिवीजन का टाइम है। तो आप सैम्पल पेपर के थ्रू आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे भी होते हैं जो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं आपके पेपर में। तो अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना। एक बार समझना आए तो दोबारा आप वीडियो को पॉज करके उसको स्टार्ट करके देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ समझ नहीं आए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली यूज़फुल वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। ओके, थैंक यू।